चर्चा हुई है। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी से जुड़े सारे ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जारी झगड़े के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले से ही 30 मंत्रियों की टीम बनाकर काम पर लगा दिया है। आपसी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात जरूर कहते हैं, 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है, फिर खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले अपने दम पर मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसके भी तार यूपी उपचुनाव से बरबस जुड़ जाते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने का निर्णय लिया है। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद किसी से भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने से इनकार करते हैं और कहते हैं, मेरा गठबंधन सीधे जनता से होगा। देखिए, हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपका अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं कि अखिलेश ने कहा है कि वो अभी PDA का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को MSP गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से रोका जा सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेके आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है? देखिए, लगातार ये सरकार के 2 जो टांगे हैं, वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला?
इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता और हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या आपने प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं। सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन न करना है, या कोई भी पार्टी उनकी आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है। संसद पहुंच जाने के बाद लगता है चंद्रशेखर का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते ही थे, लेकिन अखिलेश यादव उनकी मांग पूरी ही नहीं कर पाए। बातचीत टूट जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया और दोहराया कि जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की कोशिश की थी। वो आरएलडी नेता जयंत चौधरी तक तो पहुंच भी गए, लेकिन अखिलेश यादव ने पास नहीं भटकने दिया। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला सफल ही रहा है और अब राहुल गांधी भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपने अलग रास्ते ही चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों में भी चंद्रशेखर आजाद खुद को बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सिद्धांतों पर चलने और उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा जताने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि मायावती काशीराम के सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनको दलितों के हित की कोई फिक्र नहीं, और इसी मकसद से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। साफ है, चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच जाने के बाद मौके का हर फायदा उठाने में जुट गए हैं। ये विधेयक है निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024। चंद्रशेखर आजाद के विधेयक में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है। विधेयक का जो मकसद बताया गया है उसके मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही उपलब्ध आरक्षण के लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसद से पास होना न होना अलग मसला है, लेकिन इससे कम से कम निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस तो आगे बढ़ ही जाएगी और मामला ऐसा है जिसका विरोध करना किसी के बस की बात नहीं होगी, चाहे वे चंद्रशेखर आजाद के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। चंद्रशेखर आजाद की तरफ से प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि केंद्र सरकार को विशेष रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। ये चंद्रशेखर आजाद की ही चुनौती है जो मायावती भी हरकत में आ गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व मानते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बनते हुए आकाश आनंद को फटाफट मिच्योर भी मान दिया। अब मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। तभी तो संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देते हैं। कहने को तो राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी ही होती है, लेकिन बजट के बहाने वो सीधे वोट बैंक पर आ जाते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ,
बजट का हलवा बट रहा है। इसमें एक ओबीसी, आदिवासी, दलित अफसर नहीं दिखाई दे रहा है। देश का हलवा खा रहे हो और बाकी लोगों को हलवा नहीं मिल रहा है। बाद में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा है, मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी लिखते हैं, संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। असल में राहुल गांधी की बात सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया था। राहुल बोले, 20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हमने पता लगाया, उनके नाम मेरे पास है। देश का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी, और फोटो में तो आपने आने ही नहीं दिया। समाजवादी पार्टी को साथ लेकर विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी ने गठबंधन की बात करते हुए लिखा, इंडिया देश का एक्सरे सामने ला के रहेगा। ये बात अलग है कि यूपी में उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। दलित वोट बैंक का चमत्कार लोकसभा चुनाव में तो देखा ही जा चुका है, यूपी के उपचुनाव में भी नजर आने वाला है। और दलित वोटर की भूमिका सिर्फ चंद्रशेखर और मायावती तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उसी दायरे में है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में आखिरकार कौन कितनी सीटें जीतकर हासिल करता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।